हेलो स्टूडेंट, हम पार्ट नंबर 15 नीलकंठ पढ़ रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि खरगोश के बच्चे को नीलकंठ नामक मोर ने कैसे बचाया और उसकी देखभाल की। उसके साथ लेखिका ने महादेवी वर्मा ने उसकी सुंदरता का वर्णन किया और साथ में ही काली घटा आने पे किस प्रकार नीलकंठ नाचना शुरू कर देता तो उसकी भी सुंदरता का व्याख्या की। अब पढ़ते हैं। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच रही थी, परंतु उसकी गति में एक छंद रहता था। वह नृत्य मगर नीलकंठ की दाहिनी ओर से पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी प्रक्रिया में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया है कि उनका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरी जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गई और पंखों का सतरंगी मंडलकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयभूत हो उठता। कोई महिला ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयानक विषधर को खंड खंड कर सकता है, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता है कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों पर लग जाते, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था, उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा को सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा की थी। मेघों की उमड़ आने से पहले वह हवा की उसकी सजल आहट पा लेते थे, तब उनकी मंद केका की गूंज तीव्रता होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती। मेघ की गर्जन के ताल पर ही उनके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिम जितना तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे और दाहिने पंख और बाएं पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों में टपकने वाले बूंदों को चोंच से पी कर पंखों को गीलापन दूर करते रहते। इस आनंद उत्सव की रागनी के बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुणा कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखासकोनों में निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले से समान कार रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूं वह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ को विराल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को भी अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ
के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसको अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी, किंतु मूंछ से बंधे दोनों पंजे उसकी उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो जाती थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ ने भाषण मेल फिर दौड़ाने लगे। देखिए गुरुजी, खम्बक चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं इसे उसी के सिर पर पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे सीट पर रखकर घर आई और एक बार फिर मैंने पढ़ने लिखने के कमरा अस्पताल बनाया। पक्षी की मरहम पट्टी की और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। वैसे ही वो टेढ़ी मेढ़ी रही, उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूस जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलती। तब उसे जालीधर घर में पहुंचाया गया। नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव में भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, पर अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोट से मार मार कर उसने राधा को की कलकी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना ही किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंख में छुपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मारकर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिया। इस कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकलकर भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम के शिखाओं पे छुपा बैठा रहा। जैसे ही बहुत पुचकार कर मैंने उतारा, वह एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मैंने दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों के मंडलकार बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती हूँ कि थोड़े दिनों के बाद सबसे मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन फिर सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठा था। मेरे पुकारने पर भी उसने न उठने का संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसका रंग बिरंगे फूलों के स्तंभ जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। वे अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में प्रवाहित किया, तब उनके पंखों में चंद्रिकाएं की बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा में चौड़ा पाट का एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो गया। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार की दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ
खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरबार खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। अल्सेशियन कुत्ती। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच के प्रहार किया। प्रमाणित कजली ने 2 दांत उसके गर्दन पे लगा दिया। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का भी जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब भी प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका की तीव्रता करके नीलकंठ को बुलाती रहती है।